हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं विमल कुमार। मैं आज आप लोगों के सामने इंडियंस इन साइंस एंड साइंस इन इंडिया मतलब विज्ञान में भारतीय और भारत में विज्ञान के बारे में बात करेंगे। इस टॉक में हम भारत के वैज्ञानिक इतिहास के संक्षिप्त विवरण के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम विमल कुमार है। मैंने ग्रेजुएशन किया है महाबोधि कॉलेज से यानी मगध यूनिवर्सिटी से। So this year I have passed IIT JAM examination with All India rank 53 and I am currently working in APAL, an NGO working in the field of education. मैंने महाबोधि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और मैंने IIT का मैं जैम का एग्जाम दिया है और मैं एक NGO में काम करता हूँ जो एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही है। तो जैसा कि आप लोग को इनविटेशन गया था एक टॉक के बारे में जिसमें हम लोग बात करने वाले थे इंडिया के साइंटिफिक हिस्ट्री के बारे में। तो आई होप नाउ ऑल ऑफ यू आर रेडी। सो चलिए तो हम लोग एक एक्साइटिंग जर्नी में चलते हैं जिसमें हम जानेंगे भारत के वैज्ञानिक इतिहास के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम लोग किस चीजों के बारे में बात करेंगे। यह टॉक जो है ये भारत के वैज्ञानिक इतिहास का संक्षिप्त विवरण है। इसमें हम ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इसमें हम मेजर वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे जिनका और उनका क्या योगदान रहा था, और हम यह भी देखेंगे कि कैसे उन वैज्ञानिकों के योगदानों ने, उन वैज्ञानिकों ने जो भी खोजें की हैं, उनके खोजों की वजह से समाज में क्या बदलाव आया और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, जो हम आज भी देख सकते हैं। यानी कि उनके खोजों का जो इफेक्ट था, जो भी प्रभाव था, वो आज भी हम समाज में देख पाते हैं। और हम यह भी बात रखना चाहते हैं कि हम अपने सारे वैज्ञानिकों की हर उपलब्धियों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। समय और सूचना की सीमा में हम केवल कुछ प्रमुख लोगों के बारे में ही बात कर पाएंगे जिनके प्रभाव को हम आज भी देख पाते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो भी खोजें हैं उन्होंने हमारे आज को कैसे बदला इसकी प्रामाणिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भारत के इतिहास को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो सुविधा के आधार पर भारत के वैज्ञानिक इतिहास को हम 3 मुख्य भागों में बांटेंगे: प्राचीन काल, प्राचीन भारत, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। सो एज यू कैन सी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि प्राचीन भारत को हमने प्री हिस्टोरिक से 700 एडी यानी कि 700 ईसा बाद की ईस्वी तक बांटा है, और मेडाइवल इंडिया ये 700 एडी से 1800 एडी तक, और मॉडर्न इंडिया को 1800। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद दिस डिवीजन। आप सभी लोग इस डिवीजन से परिचित होंगे। तो अब हम जानते हैं एंशियंट इंडिया में क्या क्या विशेष हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंशियंट इंडिया के बारे में। तो एंशियंट इंडिया में 4 अलग अलग विशेष रीजन थे जिसमें इंडिया ने काफी बेहतर काम किया था। वो क्षेत्र थे एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान पहला, और दूसरा मेडिसिन यानी चिकित्सा, तीसरा लैंग्वेज यानी भाषा, और चौथा मैथमेटिक्स यानी गणित। तो प्राचीन भारत में ये 4 अलग अलग क्षेत्र थे जिसमें भारत ने काफी उन्नति की और जिसका प्रभाव हम लोग आज भी देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से सभी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। तो पहला बताया गया था वेदांग ज्योतिष। ये एस्ट्रोनॉमी में लिखा गया सबसे पुराना ग्रंथ में से एक है जो आज से करीब 3000 साल पहले लिखा गया था। लगद इस ग्रंथ के लेखक हैं
और यह खगोल विज्ञान पर ज्ञात शुरुआती भारतीय यानी सबसे पहला और पुराना भारतीय ग्रंथों में से। और यह खगोलीय घटनाओं से संबंधित यानी कि हमारे अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं उनसे संबंधित सारी घटनाओं का वर्णन करता है, जिससे सामाजिक और धार्मिक घटनाएं भी जुड़े हुए हैं। और यह जो कैलेंडर है यह समय, मौसम, चंद्र महीने और सौर महीने आदि का विवरण देता है। साथ ही साथ इसमें नक्षत्रों, ग्रहों और 12 राशियों का भी वर्णन है। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार उस समय के दौरान निर्धारित सामाजिक रीति रिवाज आज भी चलन में है। और ये जो काम हुए थे वेदांत ज्योतिष में, मतलब जो लोगों ने जो अध्ययन किया था समय के लिए खगोल विज्ञान को, उसको सिर्फ ऐसी किताबों तक सीमित नहीं रखा था, बल्कि उसके अनुसार धार्मिक अनुष्ठान कब कैसे होने चाहिए और उसके हिसाब से उन्होंने रीति रिवाज भी तय किया था। और ये रीति रिवाज आज भी चलन में है। आज भी जो विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, पूजा होती है, यज्ञ होता है, तो उनका जो समय का निर्धारण किया जाता है तो वो इन्हीं चीजों के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए होली, दिवाली, पोंगल, बैसाखी, बिहू जैसे फसलों की कटाई से संबंधित त्योहार अभी भी भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाते हैं। और यह इनका जो समय होता है वो इन्हीं ग्रंथों की मदद से ही किया जा रहा था और किया जाता है। हालांकि उस समय सभी अभ्यास पूरी तरह से विकसित नहीं थे। ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, इज वॉइस क्लियर? ओके, तो आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं फिर से शुरू करता हूँ। बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार, मतलब कि ये जो ग्रंथ है इनके अनुसार जो बहुत तरह के धार्मिक अनुष्ठान जो तय किए गए थे, उस समय के सामाजिक रीति रिवाज जो भी तय किए गए थे वो उस समय के अध्ययन के अनुसार थे। और बहुत सारे जो सामाजिक रीति रिवाज जो होते थे वो अलग अलग समय में तय किया जाना होता था, तो ये उन्हीं ग्रंथों के अध्ययन के अनुसार ही तय होते थे। उदाहरण के लिए होली, दिवाली, पोंगल, बैसाखी और बिहू जैसे फसल की कटाई से संबंधित त्योहार अभी भी भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाते हैं। तो ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ चीज है। हालांकि उस समय सभी अभ्यास पूरी तरह से विकसित नहीं थे, लेकिन यह उस समय की शुरुआत और प्रमुख काम था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से खगोल विज्ञान पर शुरुआत समय से ही हमारे अध्ययन ने हमारे संस्कृति पर एक गहरा प्रभाव डाला है। अब अगला चीज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आयुर्वेद, यानी मेडिसिन। मेडिसिन में हमने क्या काम किया उसके बारे में हम जानेंगे। तो आयुर्वेद भारत की सबसे प्राचीनतम पद्धति में से एक है जो कि स्वास्थ्य पर ध्यान देती है। आयुर्वेद का मतलब ही होता है द साइंस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का विज्ञान। वैसे 1500 या 1200 ईसा पूर्व ही अथर्ववेद में इस पर काफी काम हुआ था, लेकिन एक विस्तृत डिटेल्ड जो चिकित्सा ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था सुश्रुत संहिता, यह करीब 6 ईसा पूर्व लिखा गया था। इसे चरक ने लिखा था, जिसमें 1120 बीमारियों, 700 औषधियों, पौधों और शरीर का रचना विज्ञान के बारे में बताया गया था। जरा सोचिए, उसी समय पर 1120 बीमारियां, 700 औषधीय पौधों के बारे में और शरीर के रचना विज्ञान के बारे में भी बात किया गया था। और शरीर रचना विज्ञान के बारे में भी उन्होंने डिटेल्ड बताया था। उन्होंने कहा था कि मानव के दांत, जोड़ और उपास्थि मतलब कार्टिलेज जो ज्वाइंट्स के बीच में होते हैं, तो उन्होंने इन सारी चीजों को जोड़कर बताया था कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। जस्ट इमेजिन उस समय उन्होंने ये कैसे किया होगा। आज के समय में भी हमें इन सारी जानकारियों को जानने के लिए, समझने के लिए काफी तकनीकों की आवश्यकता होती है, काफी टेक्नोलॉजी का जरूरत होता है, जबकि उन्होंने उस समय यह
बिना किसी तकनीक के माध्यम से किया था। ओके, wait a minute. Sorry for disturbance. It was sorry for disturbance. I'm continuing. तो तीसरा जो चीज था वो था भाषा विज्ञान, यानी लिंग्विस्टिक्स। तो इसमें जो काम किया गया था हमारे प्राचीन भारत में आज से करीब 2000 साल पहले, अराउंड 5 BCE, यानी कि 5 ईसा वर्ष पूर्व। तो पाणिनि ने इसमें कई सारे खोज की थी। तो भाषा के क्षेत्र में पाणिनि ने कई सारे काम किए थे, जिसमें उन्होंने भाषा के मूल ध्वनि पर काम किया था। एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर है रेंसबोर्ड, उन्होंने कहा था कि भाषा विज्ञान का इतिहास प्लेटो या अरस्तु के साथ नहीं, बल्कि भारतीय व्याकरणाचार्य पाणिनि के साथ शुरू होता है। अष्टाध्यायी पाणिनि के व्याकरण का केंद्रीय भाग है और अब तक का सबसे जटिल है। और अष्टाध्याय अपनी संपूर्णता में जीवित रहने वाला संस्कृत का सबसे पुराना और भाषाई व्याकरण ग्रंथ है। और संस्कृत व्याकरण में उनकी रचनाओं ने इसे बहुत ही वेल फॉर्मुलेटेड भाषा बना दिया है, जो आज भी अन्य भाषा की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है। यानी कि संस्कृत भाषा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने इसे समझा होगा कि इसके जो व्याकरण के जो नियम हैं वो मूल रूप से काफी हद तक पाणिनि के द्वारा लिखे गए हैं। और पाणिनि ने जो इसमें काम किया था, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अष्टाध्याय। तो अष्टाध्याय में ग्रामर के सूत्रों का मतलब वर्णन है, और उनकी रचनाओं ने संस्कृत को वो रूप दिया जिस रूप में हम आज उसे जान पाते हैं। और उसकी मदद से हम लोग ये भी देख पाते हैं कि संस्कृत एक अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी है और वेल फॉर्मुलेटेड भी है, यानी कि उसके जो रूल्स हैं वो काफी एल्गोरिथमिक है, मतलब काफी नियम के आधार पर तय है। और उनके द्वारा व्याकरण के जो नियम बनाए गए थे आज भी उन स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं जहां संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो जस्ट इमेजिन हाउ ग्लोरीफाइंग इट इज। और नेक्स्ट टू दिस लैंग्वेज, अब हम प्राचीन भारत में हम जानेंगे एक चौथा काम, वो मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स, यस, इसमें आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में हिंदू अरेबिक नंबरल सिस्टम, यानी कि हिंदू अरबी संख्याएं। और इसके बारे में हम कह सकते हैं कि आज दुनिया भर में जो भी हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं, हम जो भी गणित के क्षेत्र में पढ़ते हैं, उसमें सबसे बेसिक चीज होती है गिनती करना। गिनती को करना, गिनती को लिखना, संख्याओं को लिखना, गुना करना, भागा करना, जोड़ करना, यानी कि गणित की जो बेसिक चीजें हैं, ये सबसे फंडामेंटल डिस्कवरी में से एक है। जरा सोचिए, आप लोग अगर नंबर को नहीं जानते तो आप गणनाएं कैसे करते हैं, आप गिनती कैसे कर पाते हैं? तो 10 अंकों का सेट, यानी 1 2 3 4 से लेकर 0 तक, जो दशमलव संख्या प्रणाली में मतलब कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी खोज भारत में ही हुई थी। जी हाँ,
6वीं या 7वीं शताब्दी में ये पूर्ण रूप से विकसित हो गए थे। और यूरोप में यह मध्य पूर्वी गणितज्ञों, मतलब कि जो पूर्व देशों में गणितज्ञ थे जैसे अल ख्वारिज्मी और अल किंदी, उन्होंने इस चीज को यूरोप तक ले गए 12वीं शताब्दी के दौरान। और गिनती के पहले के जो तरीके थे जैसे अबेकस, और तो अबेकस को उन्होंने रोका। ये एक गिनती की दूसरी सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा, रोमन नंबर्स। जी हाँ, तो हिंदू अरेमिक नंबर्स में जिस तरह से आप गुना कर पाते हैं, जोड़ कर पाते हैं, घटाव कर पाते हैं, तो यू माइट बी नॉट, मतलब कि आप हो सकता है उतनी आसानी से रोमन नंबर्स में आप गुना भागा नहीं कर पाए। आप करके देख सकते हैं। और जितनी आसानी से हम हिंदू अरबी अंकों के साथ जो ये मतलब ऑपरेशंस कर पाते हैं, उतनी आसानी से किसी दूसरे सिस्टम के साथ ये नहीं कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गणित में जो काफी हद तक जो विकास हुआ था वो इन संख्याओं की वजह से हुआ था, और यह जो देन है वो भारत की है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्राचीन भारत में 4 प्रमुख चीजें जिन्होंने हमारे दुनिया को एक नया आयाम दिया, और वो आज भी पूरी तरह से मतलब कि फुल फ्लेज रनिंग है, और वो अभी भी हमारे यूज में आ रहा है। सो नाउ देयर इज क्वेश्चन टाइम, सो ऑल ऑफ यू आंसर दिस क्वेश्चन। सभी लोग इस सवाल का जवाब दें। तो जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि चरक ने बहुत पहले ही मानव शरीर रचना विज्ञान पर काम किया था। तो चरक के अनुसार जरा बताइए उस समय मानव शरीर में कितनी हड्डियां बताई गई थी? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं चरक के अनुसार? इसका जवाब आप अपने चैट बॉक्स में दे सकते हैं। 360। ओके, आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। मैं और जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। 360 बोन। 206 बोन। ओके, 307 बोन। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। लोग आंसर कर रहे हैं, आंसर्स भी डिफर कर रहे हैं। Come on, I am waiting for more answers from all of you. Okay, major answer is 360 and that's right. Okay, चरक ने यह बताया था कि मानव के दांत, जॉइंट्स और कार्टिलेज सहित टोटल 360 हड्डियां होते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर्स। So I think all of you are enjoying this. तो हम बढ़ते हैं अब आगे, प्राचीन भारत के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे, कुछ हाइलाइट्स को हम देखेंगे। तो हमने जो अध्ययन किया उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि जो वैदिक हिंदुओं ने गणित की 2 विशेष शाखाओं में विशेष रुचि विकसित की, यानी कि मैथमेटिक्स के 2 ब्रांच में उन्होंने विशेष इंटरेस्ट लिया, मतलब स्पेशल इंटरेस्ट लिया। वो क्या थे? ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी ये मैथमेटिक्स का कैसे पार्ट होगा? यू माइट बी सरप्राइज्ड, बट एस्ट्रोनॉमी के 2 पार्ट कह सकते हैं आप। वन इज मैथमेटिकल एंड अदर इज फिजिकल। तो यज्ञ उनका प्रमुख धार्मिक कार्य था, और प्रत्येक यज्ञ को वो निर्धारित मतलब कि स्पेशल शेप और साइज का एक वेदी पे करते थे। वेदी आप लोग जानते हैं, जब भी कोई पूजा होता है तो पूजा एक विशिष्ट आकृति का मतलब
वेदी बनाया जाता है आटे से या किसी चीज से, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी पर हम यज्ञ करते हैं। और वो इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो सोचते थे कि वेदी का जो शेप और साइज में थोड़ा सा भी अगर इरेगुलरिटी होगा, थोड़ा सा भी अगर ये गड़बड़ होगा, तो पूरा जो यज्ञ का जो प्रभाव होगा वो शून्य हो जाएगा और हो सकता है इसका अपोजिट प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए वेदी का जो सही शेप और साइज का काफी ख्याल रखा गया और इस कारण से ज्योमेट्री का प्रॉब्लम्स अराइज हुआ और इस तरह से ज्योमेट्री का साइंस भी डेवलप हुआ। और खगोल विज्ञान का अध्ययन कैसे शुरू हुआ? तो मुख्य रूप से अनुष्ठान का जो उचित समय होता था, इनफैक्ट हर एक अनुष्ठान जो होते हैं वो किसी खास मुहूर्त में ही किए जाना तय होता था और समय का अध्ययन के लिए ही ये मुख्य रूप से खगोल विज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो धर्म की सहायता के रूप में ये जो विज्ञान का उत्पत्ति है, यानी कि साइंस का जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी अननेचुरल नहीं है। क्योंकि आमतौर पर ये हम यही देखते हैं, कॉमनली हम लोग यही देखते हैं कि नॉलेज का कोई भी पार्ट जो डेवलप होता है वो किसी न किसी कारण से ही मतलब अराइज होता है और आमतौर पर किसी न किसी मतलब उसी कारण से ही निर्देशित भी होता है, डायरेक्टेड होता है। और वैदिक हिंदू के मामले में यह जो विशेष कारण था वो धार्मिक था। तो गणित शब्द जिसका अर्थ है यह गणना का विज्ञान, इसका उपयोग वैदिक साहित्य में भी प्रचुरता से हुआ है, काफी रिच रहा है वैदिक साहित्य। और वेदांग ज्योतिष ने भी इसे वेदों को बनाने वाले सभी विज्ञानों में सर्वोच्च स्थान देता है। तो भारत में गणित का एक बड़ा हिस्सा खगोलीय उन्नति की अगली कड़ी के रूप में विकसित हुआ। तो अब इसके बाद हम लोग जानेंगे आयुर्वेदा के बारे में। तो हमने ये देखा है कि आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति की पारंपरिक प्रणाली है और जो कि शरीर और मन दोनों से संबंधित जीवन पर ज्ञान की एक विशेष शाखा है। उनका मानना था कि आयुर्वेद में सिर्फ हम शरीर को निरोग नहीं रखते हैं, बल्कि शरीर और मन दोनों पर ही काम आवश्यक है। यानी कि वह सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करते थे, बल्कि लाइफ को वो टोटलिटी में देखते थे। टोटलिटी में देखना का मतलब हो गया फिजिकल हेल्थ, और स्पिरिचुअल हेल्थ को भी वो देखते थे कि मैन कैसा जी रहा है अपने इन्वायरमेंट में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो जो आयुर्वेदा था दैट वाज फार रिच मेडिकल साइंस। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन स्टेट्स ने सिंचाई प्रणालियों मतलब इरिगेशन सिस्टम को भी डेवलप किया और उसके लिए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी बनाए कि वो बिल्डिंग को सुपरवाइज करे और रख रखाव का भी निगरानी करे। तो ये इसका जरूरत क्यों पड़ा? तो इसका जरूरत इसलिए पड़ा कि प्राचीन भारत में भी लोगों का एक बड़ा जनसंख्या निवास करता था और उस बड़े जनसंख्या को खिलाने के लिए बड़े मात्रा में अन्न की भी जरूरत होती थी, अनाज की भी जरूरत होती थी। वो अनाज आता कैसे था? तो वो अनाज खेती की मदद से आता था और खेती को निर्भर रहना होता था सिंचाई पर। जी हाँ, तो इस बड़े पैमाने पर खेती का जो आवश्यकता होता था उस सिंचाई को प्रणाली को निर्माण का भी आवश्यकता हुआ। इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया और बाकायदा उसके लिए एक विभाग का भी निर्माण किया गया और यह कार्यों में राजा काफी मदद करते थे। राजा की मदद से ही ये सब काफी ढंग से हो पाते थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि राजाओं ने भी किस तरह से इन चीजों का विकास करने में मदद किया। अब हम एक ओवरव्यू को देखते हैं, मतलब कि प्राचीन भारत में टोटली हम क्या देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि वेदों ने केवल ज्ञान और अनुष्ठानों के लिए एक आधार के रूप में नहीं कार्य किया, यानी कि ये जो वेद थे वो सिर्फ नॉलेज और रिचुअल्स के लिए ही एक बेसिस नहीं बने, बल्कि लोगों को यह भी बताया कि समाज कैसा होना चाहिए, एक व्यवस्थित ब्रह्मांड का स्वरूप। जिस तरह से हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, टोटल कॉस्मोस पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमते हैं,
पूरा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड है, ये गैलेक्सी ऑर्गेनाइज्ड है। तो उन्होंने यह भी बताया था कि समाज को भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए। तो भारत में जो ज्ञान निर्माण का जो परंपरा था वो मतलब कि धार्मिक परंपरा से अलग नहीं था, वो एक साथ जुड़े हुए थे और ये राज्य के द्वारा प्रायोजित था, मतलब कि राजा भी इसको स्पॉन्सर करते थे और उसको एप्लीकेशन पर भी फोकस करते थे। यानी कि हम सिर्फ ज्ञान की खोज ना करें बल्कि उसका क्या उपयोग हो सकता है उस पर भी काम करें, उस पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें। तो विज्ञान और धर्म परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक दूसरे को प्रभावित करते थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान का किस तरह से उत्पत्ति हुआ और कैसे वो विकास भी किया, और जिसका मतलब कि इफेक्ट जो हम देख सकते हैं वो आज भी हम देख सकते हैं अलग अलग चीजों में। इसके बाद हम जानेंगे मेडाइवल पीरियड के बारे में, मेडाइवल इंडिया के बारे में। तो मेडाइवल इंडिया में कई सारी तकनीकें विकसित हुई। तो अब तक आपने प्राचीन भारत के बारे में पढ़ा, प्राचीन भारत में हुई विशेष खोजों के बारे में पढ़ा 4 अलग अलग क्षेत्रों में, जिसका प्रभाव हम आज भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं मेडाइवल इंडिया के बारे में। तो मेडाइवल इंडिया में हम लोग विशेष रूप से क्या क्या देख सकते हैं। तो मेडाइवल इंडिया में हम चलते हैं, इसके हाइलाइट्स को देखेंगे। तो इस दौरान अधिकांश जो वैज्ञानिक कार्य हुए थे वो पहले के ग्रंथों के अनुवाद, यानी कि प्राचीन काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे या तो उसके ट्रांसलेशन थे या उसका और डिटेलिंग किया गया था। एस्ट्रोनॉमी में, मेडिसिन में और भी अलग अलग साइंस के पार्ट्स में बहुत सारे जो वैज्ञानिक कार्य थे वो संस्कृत से या तो फारसी या अरबी में अनुवाद किए गए थे या फारसी अरबी से संस्कृत में प्रस्तुत किए गए थे। अब अगला सवाल, ओके, इट्स अ प्री टेस्ट। आपने नाम सुना होगा या कभी महाराजा सवाई जय सिंह के बारे में। तो ये आपको बताना है कि ये एक राजा तो थे ही, लेकिन राजा के अलावे और ये क्या थे? एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, फिजिशियन और लिंग्विस्ट। एस्ट्रोनॉमर मतलब जो खगोल विज्ञान पर काम करते हैं, मैथमेटिशियन यानी जो गणितज्ञ हो, और फिजिशियन मतलब जो मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट करता हो, और लिंग्विस्ट मतलब जो भाषा पर काम करता हो। तो आपको यह बताना है कि इस चारों में सबसे सुटेबल कौन सा है, यानी चारों में सबसे ज्यादा फेमस या क्या थे। ओके, यू कैन आंसर मी इन द चैट बॉक्स, सो डू इट नाउ। Okay, I got one answer. Okay, now the second. Hurry up. आप सभी लोग जल्दी से जल्दी सोचकर जवाब दीजिए। आई एम गेटिंग आंसर। ओके, एंड मोस्ट ऑफ देम आर राइट, मतलब कि वे लोग काफी सही जवाब दे रहे हैं। ओके, okay. Now I am putting the correct answer, and the correct answer is astronomer. Absolutely right.
महाराजा सवैसी एक राजा होने के साथ साथ ही एक एक्सीलेंट एस्ट्रोनॉमर भी थे। तो महाराजा सवैसी एक एस्ट्रोनॉमर थे पहले दर्जे के, यानी अव्वल दर्जे के एक खगोल शास्त्री थे, और साथ ही साथ वो एक खगोल शास्त्री तो थे ही, और उन्होंने गणित पर भी कुछ कार्यों को अनुवाद किया था संस्कृत में, जो कि ग्रीक कार्यों को से संबंधित थे। और उन्होंने त्रिकोणमिति, लघुगणक यानी लॉगरिथम और अरबी ग्रंथों पर भी जो रिसेंट यूरोपीय कार्य थे उनको उन्होंने अनुवाद किया। और ये महाराजा सवाई जय सिंह ही थे जिन्होंने जंतर मंतर को बनवाया। जंतर मंतर जो दिल्ली और मतलब कि भारत के 5 अलग अलग जगहों पर स्थित है, उसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो जंतर मंतर कुछ और नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वेटरी ही है जो खगोलीय घटनाओं को ऑब्जर्व करने के काम में आती है। इसके अलावा मुगल धातुविदों ने, यानी कि मुगल मेटलर्जिस्ट जो धातु पर काम करते हैं, जो मेटल्स पर काम करते हैं, उन्होंने भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक, यानी कि ये टेक्निक खो गई थी, इसी कारण इनको लॉस्ट वैक्स टेक्निक यानी कि मोम के मदद से मतलब कुछ चीजें बनाई जाती थी, मतलब कि लोहे की वस्तुएं मतलब बनाई जाती थी मोम के मदद से, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बिना सीवन की ग्लोब का उत्पादन करने में एक्सलेंस हासिल किया। बिना सीवन का ग्लोब, आपने गेंद देखा होगा, क्रिकेट का गेंद देखा होगा, तो क्रिकेट का गेंद में आपने देखा होगा कि किस तरह से वो धागे से 2 अलग अलग जो गोले होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ग्लोब का भी जो मतलब पहले निर्माण होता था, पहले जो मेटल का जो गेंद भी बनते थे वो कहीं ना कहीं 2 अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ा जाता था। लेकिन मुगल धातुविद जो थे उन्होंने बिना सीवन का एक संपूर्ण ग्लोब तैयार किया था, और वो इसमें दक्ष थे काफी। और खगोलीय प्रेक्षणों के लिए, यानी कि एस्ट्रोनॉमी के जो भी इवेंट्स होते थे उसको भी ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने यंत्र बनाए थे और उसको इम्प्रूव भी किया था उन्होंने। तो जैसे जंतर मंतर एक अपने आप में एक उदाहरण है, एक बहुत बड़ा और जीवंत उदाहरण है। इसके बाद हम जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में, कि मेडाइवल इंडिया में क्या केमिस्ट्री के बारे में लोगों के पास नॉलेज था। तो हमें ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जिसमें उस समय भी धातु के विज्ञान यानी मेटल के बारे में, और बारूद के बारे में, नमक के बारे में, खनिज, एसिड, फिटकरी, कागज, स्याही, साबुन, और यही नहीं बल्कि सौंदर्य प्रसाधनों यानी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड भी लोगों के पास जानकारी था। और मेटल प्रोडक्शन में भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, और भारत बहुत ही एक्सलेंट क्वालिटी के लोहे या स्टील का उत्पादन करता था। वैसे तो लगभग 300 ईसा पूर्व से ही दक्षिण भारत में वुड्स स्टील का उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन मेडाइवल पीरियड में यह मतलब कि बड़े पैमाने पर काम होता था। दक्षिण भारत में वुड्स स्टील का उत्पादन किया जा रहा था, और ये जो वुड्स स्टील थे वो दुनिया भर में फेमस थे। और 17वीं शताब्दी से ही बहुत सारे यूरोपीय यात्री जो थे वो भारत में जो आते थे वो भारत के लोहे और स्टील बनाने वाली भट्टियों का उन्होंने डॉक्यूमेंट किया था, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। तो भारत का जो अधिकांश जो धातु उत्पादन का जो काम था, मेटल प्रोडक्शन का जो काम था, वो एक विशेष सामाजिक समूह को ही अधिकार था उसको करने का। वो एक विशेष जनजातियां ही उसको काम करती थी, और उसमें से अधिकांश जो भारतीय समाज के थे वो निचले पायदान में से आते थे। और उसके बाद हम यह भी जानेंगे कि प्राचीन भारत में जो मतलब कि धातु के कार्य थे, मेटल के जो उनका नॉलेज था, वो यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को काफी योगदान दिया उसने डेवलप करने में। और भारत में जो मतलब उसमें जो शासन था, मेनली जो मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने गणित, चिकित्सा में काफी काम किया, और ज्योतिष, खगोल विज्ञान और विभिन्न ग्रंथों का अनुवाद हुआ। लेकिन एक चीज जो हुई तो कि वो जो फेथ के जो यानी कि जो कंजर्वेटिव माइंड्स के जो लोग थे, उन्होंने जो बेसिक जो रिचुअल्स थे उसके जांच का अनुमति नहीं दिया।
और राजाओं के द्वारा राजनीतिक रूप में विज्ञान को संरक्षण भी नहीं दिया गया। उन्होंने साइंस को प्रायोरिटी पर नहीं रखा और साइंस और टेक्नोलॉजी का इस कारण से गहराई से अध्ययन भी नहीं किया गया और कोई नए इंस्टीट्यूशन भी नहीं स्थापित किए गए। और लेकिन शिक्षा प्रणाली में बदलाव काफी आया। बदलाव क्या आया? तो अरबी प्रणाली को बड़े पैमाने पर पेश किया गया। मदरसों और मकतबों को भी सब जगह स्थापित किया गया। शासकों ने बदलाव लाने की कोशिश भी की थी। गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में कई सारे कार्य लिखे गए थे। लेकिन इस अवधि के अधिकांश वैज्ञानिक कार्य पहले के ग्रंथों के अनुवाद या विस्तार थे। और लेकिन इस काल में मौलिक विज्ञान में बहुत कुछ नया हासिल नहीं हुआ। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस समय जो मेजर काम हुआ था कि उनके जो नॉलेज थे और हमारे जो नॉलेज थे वो एक दूसरे में आपस में ट्रांसफर हुआ। तो अब हम जानेंगे ओवरव्यू के बारे में। तो इस पीरियड में कंसिडरेबल वर्क किया गया था, काफी काम किया गया था अलग अलग क्षेत्रों में, साइंस और टेक्नोलॉजी के, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी इस दौरान काफी फले फूले। और लेकिन राजाओं के द्वारा मतलब साइंस को प्रायोरिटी के रूप में, विज्ञान को राजनीति के रूप में संरक्षण नहीं दिया गया और नई चीजों का खोज भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, किसी इंस्टीट्यूट का स्थापना नहीं हुआ। लेकिन इस समय काफी सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, विशाल स्मारकों का निर्माण किया गया था। आर्किटेक्चर इस दौरान काफी फले फूले। वेधशालाओं का भी निर्माण किया गया, यानी ऑब्जर्वेटरी को बनाया गया और बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद किया गया। लेकिन वेस्ट की तुलना में जो डेवलपमेंट था वो काफी कम था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मिडाइवल इंडिया में मेजर क्या हुआ। तो मिडाइवल इंडिया में हम देख सकते हैं कि इस दौरान मतलब काफी हद तक जो प्राचीन भारत था, प्राचीन में भारत में जिस तरह से चीजें नई नई चीजें सामने आई, 4 अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने विकास किया, जो कि हम आज भी देख सकते हैं। खगोल विज्ञान में, गणित में, चिकित्सा शास्त्र में और भाषा के क्षेत्र में जो चीजें अलग अलग चीजें उत्पन्न हुई। और वो आगे चलकर मिडाइवल इंडिया में मतलब कि कल्चरली फ्यूजन हुआ, मतलब कि चीजों का, नॉलेज का, आइडिया का आदान प्रदान हुआ और ट्रांसलेशन में भी हुआ। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के। मॉडर्न इंडिया में ऐसे क्या क्या चीजें हुई, मॉडर्न इंडिया में साइंस कैसे डेवलप हुआ। ओके, तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हम लोग 2 प्रमुख लोगों से करने जा रहे हैं, जो कि 19वीं शताब्दी में उन्होंने मतलब ब्रिटिश इंडिया के दौरान काम किया था। ये नाम है अर्देश्वर खरसेट जी और नैन सिंह रावत। और इनके बाद 19वीं शताब्दी के अंत या 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हम कह सकते हैं 3 प्रमुख लोग हुए थे, जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रे और रुचिराम साहनी। ये 3 प्रमुख वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने उस समय मतलब ब्रिटिश इंडिया के दौरान ही भारत में विज्ञान का आधुनिक शिक्षा का फाउंडेशन रखा था। यानी हम कह सकते हैं कि उनकी वजह से विज्ञान का काफी कार्य भारत में आगे बढ़ पाया। उन्होंने फाउंडेशन रखा था। और बाद में जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे के शिष्यों ने मतलब इस परंपरा को और आगे बढ़ाया, बढ़ाते हुए नया नया रिसर्च सेक्टर को भी खोला, रिसर्च एरियाज को भी खोला और नए इंस्टीट्यूट्स का भी स्थापना किया। आजादी के समय में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके बुनियाद पर, जिसके फाउंडेशन पर स्वतंत्र भारत में विज्ञान को विशेष गति मिल सकी। यू माइट वंडर, इसमें जो नाम लिखे गए हैं वो कुछ ही नाम है जिनका आजादी के दौरान वैज्ञानिक क्षेत्रों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका था। बेशक
हम आज उससे बहुत आगे निकल चुके हैं और अभी और भी बहुत कुछ करना शेष है। आज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अनुसार लगभग देश भर में 216 संस्थान 8 से अधिक मुख्य रिसर्च एरियाज में काम कर रही हैं, जिसमें 23 IIT, 32 NIT, ट्रिपल IT, IISc, 7 आइजर और बहुत तरह के अनुसंधान संगठन यानी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो, DRDO ये सब काम कर रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं एक एक करके अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में। इसमें सबसे पहला नाम है अर्देसर खरसेद जी। ये एक भारतीय शिप बिल्डर थे, ये एक जहाज बनाने वाले इंजीनियर थे जो कि वाडिया जहाज निर्माण परिवार से संबंधित थे और इन्हें पहले भारतीय रॉयल सोसाइटी का फेलो चुने जाने के लिए जाना जाता है। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी एक विशिष्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व भर में गिने चुने वैज्ञानिकों का और मतलब कि विशिष्ट लोगों का समूह है जो कि किसी भी एक विज्ञान के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में दक्ष होते थे और यह अपने समय में मतलब कि भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के रूप में चुना गया था। तो ये अपने आप में बहुत गौरव की बात थी, लेकिन अफसोस की बात ये है कि उस समय भारत में लोगों को विशेषकर इस सोसाइटी के बारे में पता नहीं था, लोगों को ने इस चीज को बहुत जाना नहीं और फलस्वरूप वो इस उपलब्धि को प्राप्त करते हुए भी काफी हद तक गुमनामी नहीं रहे। तो यह थोड़ी दुखद है। लेकिन इनके बारे में जो अगली जानकारी है वो बहुत खास है। इन्होंने अपने समय में मुंबई में कई सारे टेक्नोलॉजी लाई और ये उस समय दरअसल देखा जाए तो बॉम्बे जो पोर्ट सिटी था यानी कि अंग्रेजों का जो विशेष कनेक्शन था वो इंडिया से वो मुंबई के थ्रू था। तो मुंबई काफी हद तक एक तरह से नए टेक्नोलॉजी का आने का साधन था। तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो एक तरह से गैस लाइटिंग या सीविंग मशीन यानी सिलाई मशीन या स्टीम पंप से जो इरिगेशन जो होता है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये बहुत ही नेसेसरी चीज है, हमारी रोजमर्रा की चीजों में आने वाली चीज है। सिलाई मशीन, हम कपड़े पहनते हैं उसको सिलाई मशीन से ही सिया जाता है। पंप ड्रिवन इरिगेशन, आज भी जो सिंचाई होती है वो अधिकांश जगह पंप्स के थ्रू होता है। तो ये इंडिया में जो ये टेक्नोलॉजी लाया गया वो इन्हीं के द्वारा लाया गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इवन जैसे हम नए नए मेटल की चीजें देखते हैं, साइकिल देखते हैं, तो साइकिल के ऊपर भी एक तरह से प्लेटिंग होता है, क्रोमियम। तो प्लेटिंग प्रारंभ में जो लोहे की वस्तुएं हैं तो वो एकदम नई दिखती है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से किया जाता है। तो ये सब चीजें का जो मतलब कि भारत में लाया गया था वो इन्होंने ही लाया था, अर्देसर खरसेद जी वाडिया ने। हाँ, इन्होंने आविष्कार नहीं किया था, डोंट गेट कंफ्यूज, इन्होंने आविष्कार नहीं किया था बल्कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यहाँ लाया था। सो हाउ ग्लोरीफाइंग इट इज, it's so wonderful. Okay, next to this we are going to talk about नैन सिंह रावत। ओके, नैन सिंह रावत एक इंडियन एक्सप्लोरर थे। एक्सप्लोरर, तो एक्सप्लोरर किसे कह रहे हैं? इनफैक्ट वो सर्वेयर हम उन्हें कह सकते हैं, ये सर्वे करने वाले में थे। और इनके नाम में आप लोग देख रहे होंगे पंडित लिखा हुआ था। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पंडित क्यों लिखा गया था। दरअसल उस समय की स्थिति ऐसी थी कि ब्रिटिश लोग हिमालय के जो रीजन थे उसको जानना चाहते थे। इन्होंने भारत के लिए हिमालय को एक्सप्लोर किया था, हिमालय के जो रीजन थे उन्होंने इनको मतलब एक्सप्लोर किया था ब्रिटिश पीरियड के दौरान। तो वो है जो हिमालय के जो एरिया थे उसको जानना चाहते थे, तिब्बत के क्षेत्रों को जानना चाहते थे। लेकिन उस तरफ जो जाना था वो अपनी मौत को दावत देना था, क्योंकि उस समय हालत ऐसी थी कि अगर कोई बाहर का क्षेत्र का लोग अगर वहां दिख जाता था तो वहां के लोकल जो राजा थे उनको सीधे मौत के घाट उतार देते थे। सो उन्होंने इसके लिए मतलब कि ये उपाय निकाला
कि क्यों ना हम उन लोगों को चुने जो खास तौर पर पहाड़ी लोगों की तरह ही दिखते हो। तो इसका वजह से नैन्सी हिरावत को इस काम के लिए उपयुक्त माना गया और उनको इस चीज के लिए चुना गया और उनको कोड नेम दिया गया। नैन्सी हिरावत और उनके ही एक और भाई थे और दोनों को ही कोड नेम दिया गया। एक का नाम था बड़े पंडित और दूसरे का नाम था छोटे पंडित। और ये जो कोड नेम था बाद में लोगों पर ऐसे ही चिपक गया और मतलब कि उस समय से लोगों को, इन सर्वेयर को पंडित के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने काम किया, क्या किया था, तो वो नेपाल से होते हुए तिब्बत के जो ट्रेड मतलब एरिया जो थे, ट्रेड का जो व्यापार का जो रास्ता था, उन्होंने उसको सर्वे किया था। और उन्होंने पहली बार तिब्बत में लहासा का पोजीशन, यानी लहासा कहाँ पर है और यह उसका कितनी ऊंचाई पर है, उन्होंने पहली बार बताया। तो और ब्रह्मपुत्र के एक बड़े हिस्से का उन्होंने सर्वे किया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हिमालय के जो आसपास के जो भी एरिया है उसके बारे में जो हमें पहली बार जो जानकारी मिला वो इनके माध्यम से ही मिला। और वो अपने कार्यकाल में, अपने ड्यूटी में टाइम में वह 1580 में या 31,60,000 कदम पैदल चले थे। आप यह सोचकर आश्चर्यचकित होंगे कि उन्होंने कदमों की संख्या कैसे गिनी, हाउ इज इट पॉसिबल, ये संभव कैसे है। तो दूरी को मापने के लिए उनको एक खास ट्रेनिंग दिया गया था। हर एक पंडित को इस तरह से चलना सिखाया जाता था कि वो किसी भी तरह से कदम रखें, वो एक कदम में उनको 33 इंच का ही दूरी चलना होता था। तो इस तरह से कदम चलकर वह दूरी को माप कर पाते थे। और साथ ही साथ उन्हें 100 मोतियों की माला भी दी गई थी। तो चलते चलते वह मोतियों को बीनते थे और इस तरह से वो चलते चलते ही अपनी दूरी को भी माप पाते थे। तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि उन्होंने अपने जीवन काल में सर्वे में कैसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। सो वंस अगेन देयर इज अ क्वेश्चन टाइम। ओके, तो ये 4 नाम है, अलग अलग साइंटिस्ट कह सकते हैं उन्हें या व्यक्ति कह सकते हैं। और इसमें बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आजाद भारत में काम नहीं किया था। सीवी रमन, मेघनाथ साहा, नैन्सी हिरावत और सत्येंद्र नाथ बोस। आंसर इन द कमेंट बॉक्स। Okay, I'm getting answer and I'm waiting for more. Okay, the correct answer is C, नैन्सी हिरावत। ऑब्वियसली वो भारत के आजाद होने से पहले ही उनका डेथ हो गया था। और सीवी रमन, मेघनाथ साहा और सत्येंद्र नाथ बोस आजादी के बाद भी काम करते रहे थे। सो द करेक्ट आंसर इज नैन्सी हिरावत। ओके, अब हम इसके बाद जानेंगे कॉलोनियल टाइम्स में और एडिशनली कौन कौन से वैज्ञानिक हुए। तो इसके बाद नाम है सर जगदीश चंद्र बोस। यह एक भारतीय वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक में यह क्या क्या थे, तो यह बायोलॉजिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे और बोटनिस्ट थे। यानी उन्होंने जीव विज्ञान पर भी काम किया, भौतिकी में भी काम किया और
बॉटनी में भी काम किया, जीव विज्ञान जो जानवरों का अध्ययन करता हो, भौतिक विज्ञान जो प्रकृति के आधारभूत नियमों का अध्ययन करता हो, और बॉटनिस्ट यानी कि जो पौधों का अध्ययन करता हो। और इतना ही नहीं बल्कि यह विज्ञान की कथाएं भी लिखते थे, साइंस फिक्शन स्टोरीज भी लिखते थे। इसके अलावा इन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स में भी काफी महत्वपूर्ण काम किया। यानी एक तरह से आपने रेडियो का खोज किसने किया, तो इसके बारे में आपने सुना होगा, जी मार्कोनी ने किया था। लेकिन उससे पहले ही जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो से आधारित एक्सपेरिमेंट्स लोगों को करके दिखाया था, लेकिन उन्होंने अपने कार्य का कभी पेटेंट नहीं करवाया था। और उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि प्लांट साइंस में भी काफी कंट्रीब्यूशन दिया था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि पौधों में भी जीवन होता है। और उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक्सपेरिमेंटल साइंस का फाउंडेशन भी रखा। यानी कि भारत में जो साइंस का जो प्रगति जो हो रहा है, एक तरह से जो आज एक्सपेरिमेंट करने का जो दौर आया था, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने का जो चलन था, उसका शुरुआत इन्होंने जगदीश चंद्र बोस ने किया था। थ्योरेटिकल लेवल पर लोग पहले भी काफी हद तक कर रहे थे, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को काफी प्रमुखता से आगे बढ़ाया। बोस ने एक यंत्र का आविष्कार किया जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ, जो कि पौधों की गति को माप पाता है। पौधे का जो वृद्धि करने का गति था उसको माप पाता था। इसके माध्यम से क्या हुआ, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि क्रेस्कोग्राफ के मदद से लोग क्या कर पाए, लोग अब जो पौधे का जो गति होता है उसको देख पाए, और विभिन्न प्रकार के जो खाद्य विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स होते थे, फर्टिलाइजर्स होते थे, उसका क्या प्रभाव होता था पौधों पर, उसको स्टडी में इनसे काफी मदद मिली थी। तो फलस्वरूप एग्रीकल्चर में काफी मदद किया था इसने। इसके बाद जो अगला नाम है वो है प्रफुल्ल चंद्र रे। यह एक भारतीय केमिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, यानी कि शिक्षाविद, हिस्टोरियन यानी इतिहासकार, इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति, और फिलांथ्रोपिस्ट जो अपने आय से सामाजिक काम करता हो। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया था कि भारत में उन्होंने पहला आधुनिक अनुसंधान स्कूल स्थापित किया, और भारत में वो केमिकल साइंस के मतलब कि जनक के रूप में जाने जाते हैं। ही इज नोन एज फादर ऑफ केमिकल साइंस। और उन्होंने केमिस्ट्री के भारतीय इतिहास पर किताब भी लिखा जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू मिडिल ऑफ 16th सेंचुरी। 1902 ईस्वी में यह किताब आई थी। और वह बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक थे। और इनमें वंडर हाल फिलहाल एक दवा का नाम है जो दिस टाइम कोरोना पेंडेमिक में इसका नाम काफी आया था, जिसका नाम था हाइड्रो समथिंग, दैट नेम आई कैन नॉट प्रोनाउंस राइट नाउ। तो उस दवा के जो खोज करने वाले व्यक्ति थे वो प्रफुल्ल चंद्र रे ही थे। इसके बाद अगला नाम है रुचिराम साहनी। यह एक काफी महत्वपूर्ण मेट्रोलॉजिस्ट थे, यानी कि मौसम विज्ञानी थे, फिजिसिस्ट थे, यानी भौतिक विज्ञानी भी थे, और साथ ही साथ एक शिक्षाविद थे। यानी कि इन्होंने मौसम का भी नॉलेज था, साथ ही साथ ये भौतिक विज्ञानी थे, और साथ ही साथ शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने पंजाब के दूर दराज के क्षेत्रों में भी विज्ञान को लोकप्रिय बनाया। लोकप्रिय इन्होंने बनाया कैसे, तो एक्चुअली यह लेक्चर देते थे गांव जाकर, सिंपल विज्ञान के चीजों के बारे में। और इनके जो लेक्चर थे वो लोगों में बहुत ही लोकप्रिय थे। लोग इनके लेक्चर्स को सुनना बहुत पसंद करते थे, और अपने जीवन काल में इन्होंने करीब 500 से भी अलग अलग लेक्चर दिया। और इनके लेक्चर्स के कलेक्शन उसको उनके बारे में भी लिखा गया, जिसको हम मेमोइर्स ऑफ रुचिराम साहनी में देख सकते हैं।
और इतना ही नहीं, उन्होंने 1888 में एक वर्कशॉप भी बनाया अपने घर में ही, जिसने बेहतरीन क्वालिटी के जो साइंस में लैब में उपयोग होने वाले जो apparatus होते हैं उसको बनाने के लिए कारखाना खोला। इसके बाद जो अगला नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है दारा शाह नौशेरवान वाडिया, और ये भारत के अग्रणी भूवैज्ञानिक थे, बहुत ही मतलब कि बेहतरीन भूवैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट, जो कि मतलब कि मिट्टी का अध्ययन करता हूँ, मतलब कि अलग अलग जगहों पर मिट्टी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉइल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका अध्ययन करता हूँ। और वह भारत के पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम किया था। और वह उन्हें किस लिए याद किया जाता है? उन्होंने हिमालय की मिट्टी के परतों का अध्ययन किया था। हिमालय के जो लेयर्स होते हैं सॉइल के या चट्टान के, उसके परतों का उन्होंने अध्ययन किया था। और उन्होंने जियोलॉजिकल स्टडीज के लिए इंडिया में एक इंस्टीट्यूट का भी स्थापना किया था, जिसका नाम था हिमालयन भूविज्ञान संस्थान, जिसको बाद में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी भी नाम रख दिया गया। उन्होंने एक किताब भी लिखा था जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1919 में, और जियोलॉजी ऑफ इंडिया, उसका उपयोग आज भी जारी है। इसके बाद अगला नाम है श्रीनिवास रामानुजम अयंगर। इसका नाम आपने जरूर से जरूर सुना होगा, और इन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में जो पॉपुलैरिटी हासिल किया वो हर किसी के लिए मतलब कि एक तरह से इंस्पायरेशनल है। यह एक भारतीय गणितज्ञ थे, और इनको गणित में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी, वह सेल्फ टॉट मैथमेटिशियन थे, एक तरह से उन्होंने खुद को ही पढ़ाया था। और इतना होते हुए भी उन्होंने नंबर थ्योरी में, इनफाइनाइट सीरीज में और कंटिन्यूड सीरीज फ्रैक्शंस में, अलग अलग और भी गणित के क्षेत्रों में इन्होंने काफी योगदान दिया था। और जीएच हार्डी है, इनका नाम लिए बिना भी रामानुजम का नाम पूरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जीएच हार्डी वो वैज्ञानिक थे या मैथमेटिशियन थे जिन्होंने रामानुजम की विशेष क्षमता को पहचाना था और दुनिया के सामने लाया था। और अपने जीवन काल में रामानुजम ने 3500 से भी अलग अलग आइडेंटिटीज या थ्योरम्स को खोजा था और इक्वेशंस को लाया था। और उनके काफी सारे आइडेंटिटीज यानी खोज जो थी वो उनके लास्ट नोटबुक्स में मिले थे, और उनके डिस्कवरी की मदद से मैथमेटिक्स में काफी प्रगति हुआ है। इसके बाद अगला नाम है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे, और इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में काम किया था, लाइट के स्कैटरिंग के क्षेत्र में काम किया था। स्कैटरिंग, अगर आप स्कैटरिंग नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप टकराना समझते होंगे, कोलिजन समझते होंगे। तो मान लीजिए बहुत सारी चीजें मतलब कि फेंकी जा रही हो लगातार, मान लीजिए हम अंधाधुंध गोली फायर कर रहे हैं और सामने दीवार हो, दीवार से अगर वो गोली टकराए तो जो इफेक्ट पैदा हो रहा है उसी को हम लोग स्कैटरिंग कर सकते हैं। तो इट्स मे बी कॉल्ड रेगुलर कोलिजन, यू मे कॉल दिस। तो अपने स्टूडेंट के एस कृष्णन के साथ उन्होंने एक विशेष प्रकार के लाइट स्कैटरिंग को खोज किया था, जिसका नाम था रमन इफेक्ट। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? तो बेसिकली उनके पास एक सवाल था कि आसमान नीला क्यों होता है। तो आसमान नीला क्यों होता है इसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया था, और रिसर्च में उन्होंने वह यह पता लगा पाए कि ये लाइट स्कैटर हो जाते हैं, इन इलास्टिक स्कैटरिंग होता है, जिसकी वजह से लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो चेंज हो जाता है। सूरज का जो लाइट होता है, व्हाइट लाइट होता है, उसका जो वेवलेंथ होता है वो चेंज हो जाता है। इस वजह से हम देख पाते हैं कि वो आकाश नीला दिखता है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट। और उनके इस खोज की वजह से 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला,
और वो एशिया के मतलब साइंस के क्षेत्र में पाने वाले वो पहले नोबेल प्राइज विजेता थे। और चूंकि रमन इफेक्ट का जो खोज हुआ था वो 28 फरवरी 1928 को हुआ था, इसलिए इस इनके उपलक्ष्य में हम लोग नेशनल साइंस डे भी मनाते हैं। और उन्होंने बेंगलोर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जिसका नाम था रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आज भी अपनी जगह पर काम कर रहा है। वंस अगेन क्वेश्चन टाइम। आपको बताना है कि रमन इफेक्ट का खोज किस दिन हुआ था। 4 अलग अलग डेट है। 14 मई 1920, 25 दिसंबर 1947, 28 फरवरी 1928 और 5 सितंबर 1967। सो अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में डालिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। Okay, I got one. Okay. Most of the answers are correct. Come on, hurry up. Okay, so absolutely the correct option is C, 28 फरवरी 1928। इसी दिन रमन इफेक्ट की खोज हुई थी और उसके आधार पर हम लोग नेशनल साइंस डे भी मनाते हैं। ओके, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड वंस अगेन एन एक्साइटिंग जर्नी। अगला नाम है शिशिर कुमार मित्रा। ये एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे और इन्होंने क्या काम किया था। इनको जो फादर ऑफ रेडियो साइंस इन इंडिया के रूप में जानते हैं, यानी कि इंडिया में रेडियो साइंस का स्टडी किया उन्होंने। ओके ओके मोहित जी, सो यूट्यूब पर इसका स्ट्रीमिंग भी हो रहा है तो आप बाद में देख सकते हैं। तो इनको शिशिर कुमार मित्रा जी को भारत में रेडियो साइंस का जनक माना जाता है। और इन्होंने कलकत्ता में एक नए डिपार्टमेंट का शुरुआत किया जिसे जो इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में भी जानते हैं। और इन्होंने काम किया था, क्या किया था, इन्होंने आयनोस्फीयर में, यानी कि एटमॉस्फेयर जो हमारा होता है वो आयन, तो उसमें बहुत तरह के स्फीयर होते हैं, अलग अलग लेयर्स होते हैं। तो अलग अलग जो लेयर्स होते हैं उसके अलग अलग नाम होते हैं, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज के अनुसार। तो उसी में एक आयनोस्फीयर भी होता है। तो उसमें शिशिर कुमार मित्रा जी ने आयनोस्फीयर पर विशेष काम किया था। तो आयनोस्फीयर में जांच करने पर उन्होंने यह पता लगाया था कि रात में जो आसमान होता है वह पूरी तरह से काला नहीं दिखता है। और पूरी तरह से काला नहीं दिखता है, इसका क्या कारण होता है। पूरी तरह से काला नहीं दिखकर वह थोड़ा सा ग्रे कलर का दिखता है, इसका क्या कारण है। तो उन्होंने यह पता लगाया था कि आयनोस्फीयर में कुछ विशेष तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके वजह से यह पूरी तरह से काला नहीं दिखकर पूरी तरह से थोड़ा ग्रे दिखता है। तो ध्यान दीजिएगा, सीवी रमन जी ने यह पता लगाया था कि दिन के समय में आसमान नीला क्यों दिखता है, और शिशिर कुमार मित्रा जी ने यह पता लगाया था कि रात के समय में आसमान ग्रे क्यों दिखता है। सो इट्स लुक्स लाइक अ कोइंसिडेंस। इतना ही नहीं, 1947 में उन्होंने वायुमंडलीय अनुसंधान पर द अपर एटमॉस्फेयर नामक एक किताब भी प्रकाशित किया।
इसके बाद हम जानेंगे बिरबल साहनी जी के बारे में। यह एक इंडियन पैलियोबॉटनिस्ट है। पैलियोबॉटनिस्ट कौन होता है? तो पैलियोबॉटनिस्ट वो होते हैं जो मृत पौधों का या जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म यानी कि जो मतलब कई बहुत पुराने समय से मतलब कि जो मृत शरीर है वो जो प्रिजर्व रहते हैं उन्हीं को जीवाश्म बोला जाता है, फॉसिल्स बोला जाता है। यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के फॉसिल्स का जो अध्ययन करते हैं उन्हीं को पैलियोबॉटनिस्ट बोलते हैं। इन्होंने काम किया था, क्या किया था? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फॉसिल्स का अध्ययन किया था, और इसके अलावा इन्होंने जियोलॉजी का भी अध्ययन किया था और आर्कियोलॉजी का भी अध्ययन किया था। जियोलॉजी आप ऑलरेडी जानते हैं, DN वाडिया के बारे में आप लोगों ने सुना ही है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन। ओके, और इसके बाद आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में हम क्या करते हैं? तो आपने जरूर यह सुना होगा कि हिस्टोरियंस ने कुछ चीजों का खोज किया है जो बहुत पुराना है, वो आज से करीब 3000 साल पहले पुराना है। तो ये चीज पता कैसे चलती है? तो इन चीजों का जो अध्ययन करते हैं उन्हीं को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, या पुरातत्वविद भी उन्हें कहा जाता है, जो पुरानी चीजों का, पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और यह पता करते हैं कि यह कितनी पुरानी है और इनका ये किस चीज से रिलेटेड है। और बिरबल साहनी ने एक इंस्टीट्यूट का स्थापना किया था जिसका नाम था बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। और आप यह सोचकर थोड़ा हैरान होंगे कि ये मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इनफैक्ट बहुत सारे तरह के जो रिसर्च होते हैं, इनफैक्ट पृथ्वी पर ही जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इन सब चीजों के बारे में भी बहुत सारी जो खोजें होती है, सबसे पुराने पेड़ पौधे के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, इस सब चीजों के बारे में जो हमें जानकारियां मिलती हैं वो काफी हद तक इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू भी मिलती है। तो दैट्स व्हाई दीज आर सो इम्पोर्टेंट टू अस एंड दे का और ये काफी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी रिवील कर सकते हैं और भी आने वाले दिनों में। इनका प्रमुख योगदान किस क्षेत्रों में था? तो इन्होंने भारत में जीवाश्म पौधों के अध्ययन पर और जो प्लांट कैसे इवॉल्व किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसका उन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया था। और इतना ही नहीं, बल्कि वह इंडियन साइंस एजुकेशन के इस्टेब्लिशमेंट में भी काफी योगदान रहा उनका। जैसे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया के वह अध्यक्ष रहे थे, और अंतरराष्ट्रीय वनस्पति कांग्रेस यानी इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस स्टॉकहोम, नेशनल नहीं इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस जो कि स्टॉकहोम में है, उसके वह ऑनरेरी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसके बाद अगला नाम है मेघनाद साहा। यह एक भारतीय एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, यानी खगोल भौतिकीविद। इनका काम क्या था? तो इन्होंने अपना जो खोज किया था आयनीकरण समीकरण के लिए, साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन के लिए फेमस हुए थे, जो कि स्टार्स में, तारों में जो केमिकल और फिजिकल कंडीशंस होता था उसका वर्णन करते थे। और वह साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इसके बारे में आपने सुना पहले, जिसके नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के बिरबल साहनी मतलब के अध्यक्ष भी रह चुके थे। और ये मेघनाथ साहा उसके फाउंडर थे। जी हाँ, मेघनाथ साहा ने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का स्थापना भी किया था, और इन्होंने साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का भी स्थापना किया था। इसके बाद अगले वैज्ञानिक है सत्येंद्र नाथ बोस। इनका नाम जरूर आपने सुना होगा। यह भी एक भारतीय वैज्ञानिक थे, और यह थ्योरेटिकल फिजिक्स में मतलब कि विशेषज्ञता रखते थे, या स्पेशलिस्ट थे, एक्सपर्ट थे। और यह जो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है, या सबसे फेमस जो जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, वह क्वांटम मैकेनिक्स में, या जो शुरुआती समय में इन्होंने जो काम किया था उसके लिए इनको महत्वपूर्ण माना जाता है। और इन्होंने फाउंडेशन रखा था बोस आइंस्टाइन एंड स्टैटिस्टिक्स का।
1924 में इनके कैलकुलेशंस की मदद से आइंस्टाइन ने पदार्थ के 5वें अवस्था का घोषणा किया था, जिसका को हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी कहते हैं, और पदार्थ का जो चौथा अवस्था है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसके बाद अगला जो नाम है होमी जहांगीर भाभा। यह एक भारतीय न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है। और इन्होंने TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का स्थापना किया था, और इनको भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर भी माना जाता है। और इन्होंने बार्क का भी स्थापना किया था। और TIFR और बार्क ये भारत में न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने का के लिए जाना जाता है, और उसके यह डायरेक्टर रह चुके हैं। अब अगला जो सवाल है कि पदार्थ का जो चौथा अवस्था है उसका क्या नाम है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा। प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, गुड। ओके, ओके, सो एब्सोल्युटली राइट। मैटर का जो फोर्थ स्टेट है वो है प्लाज्मा, डे। नेक्स्ट टू दिस, अब हम जानेंगे प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में। ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे और स्टैटिस्टिशियन थे। यानी कि स्टैटिस्टिशियन किसे बोलते हैं? यानी कि सांख्यिकी वेद जो डाटास पर काम करता हो, यानी जो आंकड़ों पर काम करता हो। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि लोग है जो सरकार है जो सर्वे कर रही है, लोग सर्वे कर रहे हैं, लोग डाटा जुटा रहे हैं किसी चीज के बारे में, कितने लोगों को क्या पसंद है, कितने लोग क्या करते हैं, तो अलग अलग तरह का सर्वे करते हैं। तो उसी का जो अध्ययन करने का जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स। उनको जो मुख्य रूप से याद किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में उनकी खोजों के लिए, और वह स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी जाने जाते हैं। और उन्होंने भारत में मानव विज्ञान में काफी अग्रणी अध्ययन किया। मानव विज्ञान में उन्होंने अध्ययन क्या किया, तो लोगों का जो मतलब कि जो सर्वे किया था, उन्होंने लोगों के बारे में जो आंकड़े जुटाने होते थे स्वतंत्र भारत में कई महत्वपूर्ण चीजों के बारे में, जैसे लोगों का हाइट क्या होगा, लोगों का फिजिकल फीचर्स क्या है, तो ये सब में का जो मुख्य रूप से इन्होंने आधार रखा था। उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का भी स्थापना किया था, यानी ISI, जो कि कलकत्ता में है। और उन्होंने बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण यानी कि सर्वे डिजाइन में भी योगदान दिया, और उनके योगदान के लिए भारत में उनको आधुनिक स्टैटिस्टिक्स का फादर भी कहा जाता है। इसके बाद अगला नाम है विक्रम अम्बालाल साराभाई। ये एक भारतीय फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने इंडिया में स्पेस रिसर्च और न्यूक्लियर पावर को इनिशिएट किया, शुरुआत किया, और इनको इंटरनेशनली इसरो के क्रिएशन के लिए भी जाना जाता है। तो इस तरह से इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के ये फादर के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद की भी स्थापना की थी। इसके बाद अगला नाम है शांति स्वरूप भटनागर। यह एक इंडियन केमिस्ट, एकेडमिक और साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और इनको इंडिया में फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज के रूप में भी जाना जाता है।
और वह CSIR के पहले डायरेक्टर जनरल थे और साथ ही साथ यह UGC के पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब अगला सवाल जो है वह है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन या जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका विक्रम साराभाई ने फाउंड नहीं किया है। चैट बॉक्स में अपने जवाब दे सकते हैं। इसरो, CSIR, IIM और NPL, इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है जिसका स्थापना फाउंडेशन विक्रम साराभाई ने नहीं किया है? Okay, so I'm answering. The correct answer is B. CSIR, Council of Scientific and Industrial Research. अब हम क्या कंक्लूजन पर पहुंचे? हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत प्राचीन समय से वैज्ञानिक ज्ञान से समृद्ध था। वे सिर्फ ज्ञान बनाने की प्रक्रिया में नहीं गए, बल्कि उन्होंने जो भी कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे और जो भी रिचुअल्स थे, उसमें उन्होंने उनके रूप में उन्होंने एप्लीकेशंस को भी लाया, जो कि एक मीनिंगफुल कल्चर के रूप में डेवलप हुए। और ऐसा लगता है कि मध्यकालीन समय में मौलिक विज्ञान में उतनी प्रगति नहीं हुई, लेकिन नए अनुसंधान क्षेत्रों और संस्थानों को खोलने और विकसित करने की परंपरा के साथ आधुनिक समय से फिर से ये जो दौर आज भी जारी है। आप लोग सभी लोगों को मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। और समय से यह 20 मिनट थोड़ा ज्यादा हो गया, बट yet you are listening to me, so very thanks to all of you. So this session ends here. And at last, goodbye everyone.